बेंडर परिवार की रहस्यमयी कहानी दशकों से चली आ रही है, जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट जो रेगिस्तान से गुजरकर पुराने पश्चिम की कहानियों में समा जाती है। ये कहानी जो सड़न की गंध से भरी हुई है, मानो खुद ही जीवित हो, एक ऐसा अंधेरा साया जो हर पीढ़ी में दोबारा जन्म लेता है, जिसे बुलाना नामुमकिन है। शायद हमारे माता पिता और दादा दादी ने इस कहानी के बारे में सुना हो, और ये भी तय है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे जानेंगी। आखिरकार ये इतिहास में दर्ज पहला ऐसा परिवार था जिसने सिलसिलेवार हत्याओं का आतंक फैलाया। उस दौर में कानून की पहुंच बहुत सीमित थी। पूरा पश्चिमी इलाका उन्हीं का था जो हिम्मत और ताकत में सबसे आगे थे। सरकार और उसके अधिकारी सिर्फ पूरब के तटों तक सीमित थे। जो भी अमेरिकी जमीन के अंदरूनी हिस्सों में कानून लागू करने जाता, उसकी जिंदगी एक पतले धागे पर टिकी होती। यहाँ की दुनिया एक अनोखा अखाड़ा थी, जहाँ काउबॉय, नेटिव अमेरिकन, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, भटके हुए लोग और ठग सब एक साथ रहते थे, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर झगड़े आम थे और ज्यादातर का अंजाम किसी की कब्र खोदने में ही निकलता था। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही अराजकता अमेरिका के विस्तार की बुनियाद बनी। शायद इसी वजह से आज भी अमेरिकी नागरिक अपने हथियार रखने के अधिकार को लेकर इतने जिद्दी है। कहीं ना कहीं उनके दिलों में पुराने पश्चिम की यादें अब भी जिंदा है। उस दौर की एक मशहूर कहावत थी कि भगवान ने इंसानों को बनाया, लेकिन सैमुअल कोल्ट ने उन्हें एक जैसा बना दिया। ये किसने कहा था ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को कोई टुकरा नहीं सकता, खासकर जब हम पुराने पश्चिम के इतिहास को देखते हैं। और इसी धरती पर बेल्डर परिवार की दस्तक हुई, एक ऐसी दस्तक जिसने पश्चिमी इतिहास को और भी खौफनाक और रहस्यमयी बना दिया। दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल गुमशुदा हड्डियां के एक और रोमांचक एपिसोड में। इस बार हम एक पुरानी चरमराती बग्गी में बैठेंगे जो हमें सीधे धरती के सबसे डरावनी जगह तक ले जाएगी, जहां हम इतिहास के सबसे अजीब और खौफनाक राज से पर्दा उठाएंगे। सत्रह सौ 70 के दशक के अंत में दो आदमी, जॉन बेंडर और उनका बेटा जॉन जूनियर, कैंसस के ओसेज नामक इलाके में पहुंचे, जहां उनका इरादा था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। ये इलाका अभी पूरी तरह बसा नहीं था। यहाँ चारों तरफ बस खुली घास के मैदान थे, लेकिन यहाँ अवसर थे अगर कोई पश्चिमी जमीन के खतरों का सामना करने के लिए तैयार होता। रात वही बिताने के बाद उन्हें एक स्थानीय निवासी एन ब्रॉकमन ने उस जमीन को दिखाने में मदद की जो बसने वालों के लिए खाली थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जॉन बेंडर ने ओसेज की सेक्शन 13 में 108 एकड़ की जमीन खरीदी। संयोग से यह जमीन ठीक वही थी जहां एन ब्रॉकमन खुद रहते थे। उनकी जमीन सेक्शन 13 के दक्षिण पूर्व में थी। इसके अलावा जॉन जूनियर ने सेक्शन 12 में जमीन खरीदी, जिससे वो अपने पिता और एन ब्रॉकमन के नजदीक रहे। शायद ये एक सोची समझी प्लानिंग थी, यहाँ दूसरे बसने वाले लोगों को दूर रखने के लिए। ये अलग थलग स्थिति आगे चलकर उनके भयानक इरादों को पूरा करने में मददगार साबित हुई। हालांकि उन्होंने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बिना इस्तेमाल किए छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ सड़क के पास का इलाका विकसित किया, जहां वो अपना कामकाज करने लगे। कुछ वक्त बाद उन्होंने अपने पड़ोसी टी हीरोनिमस से पत्थर खरीदे, जिन्हें उन्होंने तहखाने के फर्श और कुएं की नींव में इस्तेमाल किया। अगले दिन वो घास लेकर आए और उसे गोदाम में रखा। फिर लकड़ियों की एक खेप पोर्ट स्कॉट से मंगवाई गई, जो वहां से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। इस लकड़ी का इस्तेमाल बेंडर मुसाफिर खाना, या फिर जिसे हम सराय भी कह सकते हैं, उसे बनाने के लिए किया गया। गर्मी के मौसम में 1771 में जब उनकी नई सराय लगभग तैयार थी, तब उन्होंने मार्ली और केंट बेंडर को एक लेटर भेजा, जिसमें लिखा था कि वो ट्रेन से वहां आए और इस नए घर में बस जाए। और फिर 1772 की गर्मियों में जब हजारों प्रवासी परिवार कैंसस आ रहे थे, उन्हीं में बेंडर परिवार की महिलाएं भी शामिल थी। बेंडर परिवार ने सड़क के किनारे एक सराय और किराना दुकान खोली, जो उन प्रवासियों के लिए आमदनी का जरिया थी जो नई जिंदगी बसाने के लिए यहाँ आ रहे थे। सराय की बनावट साधारण और देहाती थी। बस एक बड़ा कमरा था, जिसे बीच में एक मोटे पर्दे से 2 हिस्सों में बांटा गया था। आगे के हिस्से में यात्रियों को भोजन परोसा जाता और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बेचा जाता। पीछे के हिस्से में परिवार के रहने के कमरे थे और एक खुफिया रास्ता जो सीधे तहखाने में जाता था। कुछ ही समय में ये सराय ओसेज के रास्ते सफर करने वालों के लिए जरूरी विश्राम स्थल बन गई। लेकिन जो जगह एक शांत पड़ाव लग रही थी, वो जल्द ही एक भयानक नर्क साबित हुई। जॉन बेंडर और जॉन जूनियर बाहरी कामों और सराय की देखभाल में लगे रहते, जबकि मार्ली रसोई संभालती थी। पर असली आकर्षण थी केट बेंडर,
परिवार की सबसे छोटी बेटी, जिसकी खूबसूरती और रहस्यमय शक्तियों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। केट खुद को एक आध्यात्मिक गुरु और हीलर बताती थी। वो लोगों को आत्माओं से संपर्क कराने के लिए सेशन आयोजित करती और भूत प्रेत से जुड़े रहस्य खुले करने का दावा करती। उसकी मीठी बातों और सम्मोहक व्यक्तित्व का असर ये था कि लोग न केवल उसकी बातों में आ जाते बल्कि सराय में ठहरने के लिए भी मजबूर हो जाते, बिना ये जाने कि वहाँ मौत उनका इंतजार कर रही थी। बूढ़े जॉन बेंडर, जो फैक्ट की उम्र के आसपास थे, बहुत कम अंग्रेजी बोलते थे और जब बोलते तो उनकी भाषा इतनी टूटी फूटी होती कि समझना मुश्किल हो जाता। उनकी पत्नी मार्ली बेंडर, जो 42 साल की थी, एक कठोर, गुस्सैल और रूखी महिला के रूप में जानी जाती थी। धीरे धीरे आसपास के लोग और राहगीर उसे राक्षसी औरत कहकर बुलाने लगे। जॉन जूनियर, जो 25 साल का था, अपने लाल बालों और घनी मूंछों के लिए पहचाना जाता था। वो अपने पिता से अलग था, फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता था, लेकिन उसका जर्मन लहजा बहुत भारी था। सबसे अजीब बात थी कि वो बेवजह हंसता रहता था, कभी कभी बिना किसी कारण के, जिससे लोग उसे मानसिक रूप से अस्थिर मानने लगे। परिवार की सबसे चर्चित सदस्य थी केट बेंडर, जो 23 साल की थी, जो खूबसूरत, आत्मविश्वास से भरी और लगभग बिना किसी लहजे के अंग्रेजी बोलने वाली। केट ने खुद को भविष्यवक्ता, आत्माओं से संपर्क करने वाली और जादू टोना करने वाली महिला घोषित कर दिया था। लोग उसकी ओर और सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से आकर्षित नहीं होते थे, बल्कि उसके रहस्यमय व्यक्तित्व और अनोखी बातों के कारण भी उसकी ओर आकर्षित होते थे। धीरे धीरे वो आत्माओं से संपर्क कराने और चमत्कारी इलाज देने की चर्चाओं के कारण इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन उसके मासूम चेहरे के पीछे एक भयानक सच छुपा था, एक ऐसा अंधेरा जो हर उस इंसान के लिए घातक साबित होता जो उसकी सराय में कदम रखता। बाहर से देखने पर बेंडर परिवार एक आम परिवार लगता था, लेकिन उनकी सराय एक मौत का घर थी। जो भी यात्री वहां रुकता वो कभी वापस नहीं लौटता। परिवार का हत्या करने का तरीका बेहद आसान और प्रभावी था। रात के खाने के समय मेहमानों को एक विशेष लकड़ी के बेंच पर बैठने के लिए कहा जाता, जिसे बेहद सोच समझकर कमरे में रखा गया था। बेंच के ठीक पीछे पर्दे की दूसरी ओर बेंडर परिवार का कोई सदस्य एक भारी हथौड़ा लिए खड़ा होता। जैसे ही शिकार खाने में व्यस्त होता या बातचीत में मशगूल होता, अचानक एक जोरदार हथौड़े का वार उसके सिर पर किया जाता। कुछ ही सेकंड में या तो वो इंसान बेहोश हो जाता या तुरंत मर जाता। फिर फर्श में छिपा एक दरवाजा खोला जाता और लाश को तहखाने में गिरा दिया जाता। अगर शिकार अभी भी जिंदा होता तो उसकी गर्दन काटकर उसे खत्म कर दिया जाता। इसके बाद मृत शरीर की तलाशी ली जाती और कोई भी कीमती चीज निकाल ली जाती। कुछ लाशों को खेतों में दफना दिया जाता, जबकि कुछ को नजदीकी नालों या खाली जमीनों में फेंक दिया जाता। कुछ ही महीनों में इलाके में लोगों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। लोगों ने गौर किया कि कई यात्री जो अक्सर इस रास्ते से सफर करते थे, अचानक लापता हो गए। गांव में अफवाहें फैलने लगी, लेकिन कोई भी शक बेंडर परिवार पर नहीं गया, कम से कम उस समय तक तो नहीं। बेंडर परिवार ने अपनी कमाई बढ़ाने का एक और तरीका खोज लिया, सराय और केट की प्रसिद्धि का फायदा उठाकर अमीर यात्रियों को फंसाने का खेल। अब उनका ध्यान खास तौर पर ऐसे यात्रियों को आकर्षित करने पर था जो धनवान और अकेले सफर कर रहे थे। इसके लिए वो मुफ्त में शानदार रात का भोजन या फिर मुफ्त में आत्माओं से संपर्क कराने के सेशन देने का लालच देते। केट अपने आकर्षण और मीठी बातों का जाल बिछाती और उन्हें डिनर टेबल पर विशेष सीट पर बैठने के लिए मनाती, एक ऐसी जगह जहां से वो उसे ध्यान से देख सकते थे, लेकिन खुद को बचा नहीं सकते थे। परिवार की मधुर आतिथ्य सेवा ने मेहमानों को यह भरोसा दिलाया कि वो सही जगह पर है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो मौत के जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही डिनर अपने अंतिम चरण में पहुंचता, पर्दे के पीछे छिपा जॉन बेंडर अचानक प्रकट होता, हाथ में एक भारी हथौड़ा लिए। एक ही जोरदार वार से शिकार का काम तमाम हो जाता। कुछ मामलों में मौत तुरंत होती और कभी कभी पीड़ित को बेहोश कर दिया जाता ताकि उसे बाद में मारा जा सके। इसके बाद शरीर को तहखाने में लाया जाता, जहां उसे कपड़ों से मुक्त कर छोड़ दिया जाता। अगर कोई यात्री बच भी जाता तो वो डर के मारे अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता। कुछ ने छत या दीवार पर गोली भी चलाई, लेकिन ये बेकार साबित हुआ। आखिरकार वो एक और कातिलाना वार का शिकार होते और उनका अंत हो जाता। ज्यादातर मामलों में केट खुद हत्या के अंतिम काम को अंजाम देती। वो पीड़ित की गर्दन काटकर उसका सफर हमेशा के लिए खत्म कर देती। यह खूनी खेल 1 साल से भी अधिक समय तक चलता रहा और परिवार के लिए धन दौलत का भंडार बनता गया। इसी बीच केट आत्माओं से संपर्क कराने के सेशन और आम यात्रियों की मेजबानी करके अतिरिक्त कमाई भी कर रही थी।
जॉन जूनियर सड़क के पास मंडराता वहां से गुजरने वाले अमीर और थके हुए यात्रियों को सराय में ठहरने के लिए मनाने की कोशिश करता। अगर वो असफल होता तो केट मोहक मुस्कान और मीठी भाषा का इस्तेमाल करके शिकार को जाल में फंसाने आ जाती। 1772 के साल में सैकड़ों यात्री बेंडर सराय में रात बिताने आते। वो सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि केट द्वारा दी जाने वाली खाने पीने की सुविधाओं से भी आकर्षित होते थे। हालांकि उन दिनों हालात बहुत खतरनाक थे और यात्रियों का गायब होना किसी को ज्यादा हैरान नहीं करता था। ज्यादातर यात्री इस इलाके में अजनबी थे, जिससे उनकी गुमशुदगी का पता लगाना कठिन हो जाता। चेरीवेल के स्थानिक लोग किसी भी नए चेहरे के आने जाने की चिंता नहीं करते थे। उनके लिए यात्री बस टेम्पररी मेहमान थे। कई बार अमीर और घमंडी लोग जिनके लापता होने की फिक्र किसी को नहीं थी। और फिर एक रात एक नौजवान केट के पास आया, ये सोचकर कि वो बस एक आम रात बिताने जा रहा है। सराय के बरामदे में एक आदमी पहुंचा। केट ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और उसे डिनर के लिए रुकने के लिए मना लिया। खाने के दौरान 2 और यात्री वहां आए और उन्हें भी भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि वो केवल रात का खाना खाकर चले गए। उन्होंने सराय में रात नहीं बिताई, लेकिन पहला यात्री वहां रुकने का फैसला कर चुका था। सोने से पहले उसने डिमांड की कि उसके परिवार को एक लेटर भेजा जाए जिसमें लिखा हो कि वो अगली सुबह घर लौटने वाला है। ये मांग केट को असहज कर गई। उसने उसे मनाने की कोशिश की कि लेटर भेजना जरूरी नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। रात के अंधेरे में वो व्यक्ति अचानक अजीब आवाजों से जाग गया। कमरे के कोने में केट खड़ी थी, मानो इंतजार कर रही है कि वो कब उठेगा। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की। वो प्रार्थना करने लगा कि कोई अनहोनी ना हो, लेकिन उसकी परेशानी और बढ़ गई जब उसने सुना कि घर के अंदर से धीमे धीमे फुसफुसाने की और कराने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाजें तहखाने से आ रही हो। सुबह जब उसने केट से रात की आवाजों के बारे में पूछा तो उसे बिल्कुल बेपरवाह जवाब मिला, जिसमें केट ने कहा कि वो बस तहखाने में शोर मचाने वाला सुअर था। शक से भरा यात्री वहां से निकल गया। कई सालों बाद जब उसे बेंडर सराय की सच्चाई का पता चला, तब उसे एहसास हुआ कि उस रात वो मौत के कितने करीब था। 1772 की कड़ाके की सर्दियों में जॉर्ज लॉन्सर अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद अपनी छोटी बेटी के साथ इंडिपेंडेंस की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान वो उसी रास्ते से गुजरे जहां बेंडर परिवार की सराय थी, लेकिन उस दिन के बाद उन दोनों को किसी ने कभी नहीं देखा। करीब 1 साल बाद 1773 की गर्मी में जॉर्ज के एक पड़ोसी डॉक्टर विलियम यॉर्क को चिंता होने लगी। उसे जॉर्ज से कई महीनों से कोई चिट्ठी या खबर नहीं मिली थी। दुविधा में पड़कर विलियम इंडिपेंडेंस तक घुड़सवारी करने निकला ताकि जॉर्ज और उसकी बेटी का पता लगाया जा सके। यात्रा के दौरान उसने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी जॉर्ज और उसकी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लंबे सफर के बाद विलियम बेंडर सराय में रुका। उसे वहां ठहरने के लिए ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जल्द ही केल बेंडर के आकर्षण और मीठी बातों के जाल में फंस गया। अगली सुबह उसने अपनी यात्रा जारी रखी और फोर्ट स्कॉट पहुंचा, जहां उसका भाई कर्नल यॉर्क रहता था। बातों बातों में विलियम ने अपने भाई को बताया कि वो बेंडर सराय में एक और रात गुजारना चाहता है, फिर आगे की यात्रा शुरू करेगा। 9 मार्च को विलियम वापस बेंडर सराय लौटा, लेकिन इस बार उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे हवा में कुछ अजीब सा तनाव था। उसी दौरान सराय में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। रात के खाने के दौरान कुछ मेहमान अचानक वहां से भाग जाते या पर्दे के पीछे से आती रहस्यमय आवाजों की शिकायत करते। इस वजह से कई बार बेंडर परिवार अपने हमले को पूरा नहीं कर पाता था। कुछ यात्री सतर्क रहते हुए बच निकलते, जिससे परिवार के लिए हत्याओं को छुपाना कठिन होने लगा। किसी भी गलत आदमी को मारना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। अगर कोई साहसी युवक सतर्क होता तो बेल्डर परिवार का भंडाफोड़ हो सकता था, इसलिए वो अपनी शिकार की पसंद को लेकर बेहद सावधान थे। एक बार एक आत्मा संपर्क सेशन के दौरान एक व्यक्ति अचानक डर कर भाग खड़ा हुआ। ये माना जाता है कि बेल्डर परिवार खुद ही डरावनी घटनाएं गढ़ता था ताकि सराय का माहौल रहस्यमयी और भयानक बना रहे। जब कर्नल यॉर्क को एहसास हुआ कि उसका भाई विलियम कभी घर वापस नहीं लौटा, तो उसने 50 से ज्यादा लोगों की एक खोजी टीम बनाई। तभी स्थानीय निवासियों और यात्रियों से पूछताछ की गई। रास्ते में पड़ने वाली हर प्रॉपर्टी की जांच की गई। 28 मार्च 1773 को कर्नल यॉर्क बेंडर सराय पहुंचा। उसके साथ एक पुलिस अधिकारी मिस्टर जॉनसन भी था। कर्नल यॉर्क ने बेंडर परिवार से अपने लापता भाई के बारे में पूछा और ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने कोई संदिग्ध गतिविधि देखी थी या नहीं। असल में वो बेंडर परिवार पर पहले से ही शक कर रहा था।
परिवार ने स्वीकार किया कि विलियम एक रात उनके यहाँ ठहरा था, लेकिन वो दावा करते रहे कि अगली सुबह वो वहां से चला गया था। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि हो सकता है उसे इलाके के नेटिव अमेरिकियों ने मार डाला हो। उस दौर में ज्यादातर अपराधों के लिए मूल अमेरिकियों को ही दोषी ठहरा दिया जाता था, लेकिन कर्नल यॉर्क आसानी से धोखा खाने वाले नहीं थे। उसे एहसास हो गया कि बात कुछ और है। उसका भाई अभी भी लापता था और वो उसे ढूंढे बिना वापस नहीं जाने वाला था। कर्नल यॉर्क को बेंडर परिवार की सफाई पर भरोसा नहीं हुआ। उसे पता था कि नेटिव अमेरिकियों का इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता, लेकिन जांच को जारी रखने के लिए उसने उनकी बात मानने का नाटक किया। फिर उसने बेंडर परिवार के साथ रात का खाना खाने का फैसला किया। क्या उसे इस बात का एहसास था कि वो उसी जगह बैठा था जहां शायद उसके भाई की हत्या हुई थी? ये कोई नहीं जानता। अगली सुबह कर्नल यॉर्क वहां से रवाना हो गया, लेकिन अगले कुछ दिनों तक उसकी टीम की खोज जारी रही। फिर भी कोई सबूत नहीं मिला। 3 अप्रैल 1773 को कर्नल यॉर्क तीसरी बार बेंडर सराय पहुंचा, लेकिन इस बार वो सशस्त्र अधिकारियों के साथ आया था। उसने फैसला क्यों लिया? क्योंकि उसे एक महिला से एक गंभीर शिकायत मिली थी। उस महिला ने कहा कि मार्ली बेंडर ने उसे चाकू से धमकाया था। जब अधिकारी सराय पहुंचे तो मार्ली बिल्कुल मासूम बनने की कोशिश करने लगी। वो दिखावा कर रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब अधिकारियों ने आरोप को बार बार दोहराया तो मार्ली अचानक गुस्से में आ गई। उसने महिला को झूठी चुड़ैल कहा और सभी से सराय छोड़ने को कहा। और इसी दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आया। अब तक मार्ली दावा करती थी कि वो अंग्रेजी नहीं जानती, लेकिन गुस्से में उसने फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। अब कर्नल यॉर्क को यकीन हो गया कि बेंडर परिवार जरूर कुछ छुपा रहा था, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने फिलहाल वहां से लौटने का फैसला किया। जाने से पहले केट ने उसे रोक लिया। उसने कहा, आप अकेले आइए, मैं अपनी आत्माओं से बात करके आपके भाई का पता लगा सकती हूँ। इस दौरान अधिकारियों को पूरा विश्वास हो चुका था कि बेंडर परिवार हत्यारे हैं। कुछ ने तो उन्हें वही पकड़कर फांसी देने की बात भी की, लेकिन कर्नल यॉर्क अति उत्साही कार्रवाई नहीं करना चाहता था। उसने कहा, जब तक मेरे पास ठोस सबूत नहीं होंगे तब तक मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन बहुत जल्द उसके पास सबूत भी होंगे और सच्चाई भी सामने आएगी। थोड़े ही समय में आसपास के कस्बों में ये चर्चा तेज हो गई कि ओसेज के निवासी कहीं न कहीं इन रहस्यमय गुमशुदगियों में शामिल थे। खास तौर पर इसलिए क्योंकि जिन यात्रियों का अचानक कोई पता नहीं चल रहा था वो अक्सर अमीर और प्रभावशाली लोग होते थे। इस वजह से लोगों को शक होने लगा कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा राज छिपा है। इस शक को दूर करने के लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में 75 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें कर्नल यॉर्क और बेंडर परिवार के बड़े सदस्य भी मौजूद थे। चर्चा के दौरान सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि बिग हिल क्रीक से लेकर ड्रम क्रीक तक सभी प्रॉपर्टीज की जांच की जाएगी। इसमें बेंडर परिवार की जमीन भी शामिल थी। यह सुनकर बेंडर परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहली बार असहज और बेचैन दिखने लगे। लेकिन जब तलाशी शुरू हुई तो किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि बेंडर सराय में कुछ अजीब हो रहा था। और जब लोगों ने आखिरकार महसूस किया कि वहां कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीटिंग के ठीक 3 दिन बाद बेंडर परिवार के एक पड़ोसी बिली टोल ने देखा कि सराय पूरी तरह सुनसान थी। वो अपने मवेशियों को हाँकते हुए जा रहा था। जब उसने गौर किया कि फार्म पर मौजूद जानवरों को 1 दिन से ज्यादा समय तक खाना नहीं मिला था, चिंतित होकर उसने तुरंत शहर के प्रशासक लेरॉय टिक को इस बारे में जानकारी दी। लेकिन कई दिनों तक किसी ने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद लेरॉय टिक ने अधिकारियों और स्थानीय स्वयंसेवकों की एक टीम बनाई, जिसमें कर्नल यॉर्क भी शामिल थे। फिर वो सभी बेंडर सराय की जांच करने पहुंचे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि घर पूरी तरह खाली था। ना खाना था, ना कपड़े, ना ही कोई निजी सामान। सब कुछ जल्दबाजी में छोड़ दिया गया था। लेकिन एक चीज थी जो हिलाकर रख देने वाली थी। कमरे के अंदर एक अजीब भयानक बदबू फैली हुई थी। जैसे ही किसी ने बिस्तर को एक तरफ खिसकाया, उनकी नजर फर्श में बने एक दरवाजे पर पड़ी, जिसे मजबूत कीलों से बंद किया गया था। घंटों की मेहनत के बाद वो आखिरकार उस दरवाजे को खोलने में सफल हुए और तहखाने में उतरे। नीचे का दृश्य भयानक था। तहखाने की जमीन पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। यह ताजा नहीं बल्कि जमी हुई खून की एक मोटी परत थी। कर्नल यॉर्क ने आदेश दिया कि मिट्टी खोदी जाए ताकि वहां लाशों की तलाश की जा सके, लेकिन तहखाने में कोई लाश नहीं मिली। अब यह साफ हो चुका था
बेंडर परिवार लाशों को यहाँ नहीं बल्कि कहीं और छिपाते थे। उनकी मौजूदगी ही काफी थी ये साबित करने के लिए कि यहाँ भीषण हत्याएं हुई थी। अब खोज का दायरा बढ़ा दिया गया। रात होते होते तराई के पास स्थित बगीचे में खुदाई शुरू कर दी गई और आधी रात से कुछ पहले पहली लाश मिल गई। दुर्भाग्य से वो डॉक्टर विलियम यॉर्क की थी। उसकी खोपड़ी कुचल दी गई थी और गले को गहरा चिरा दिया गया था। शव देखकर ये साफ था कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी बल्कि एक बेरहम कत्ल था। कुछ पूरी रात जारी रही। सुबह होने तक 8 और कब्रों की पहचान कर ली गई और जब उन कब्रों को खोला गया तो जो मिला उसने सबको दहला दिया। पूरे दिन खुदाई चलती रही। एक एक कर और शव निकाले जाते गए। कुछ तो इतनी बुरी हालत में थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन हर लाश पर एक समान निशान थे। हर व्यक्ति की खोपड़ी किसी बारीक चीज से कुचल दी गई थी, पर किसी की गर्दन बुरी तरह कटी हुई थी। कुछ शवों के अंग कटे हुए थे, जिससे पता चलता है कि उनकी हत्याएं असाधारण क्रूरता से की गई थी। हत्या का तरीका हमेशा वही था, पहले हथौड़ों से सिर पर वार, फिर गले को चीरकर काम तमाम। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी और लाशें खोजी जानी थी और ये मामला और भी भयानक होने वाला था। जिन शवों को बरामद किया गया उनमें से एक लाश ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। वो एक लड़की का शव था। उसके शरीर पर गंभीर घाव के निशान थे जो उसकी मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन कोई ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसकी हत्या गला घोटकर की गई थी या उसे जिंदा दफना दिया गया था। थोड़े ही समय बाद कैंसस के एक अखबार में एक सनसनीखेज खबर छपी। बेंडर परिवार के पड़ोसी जो इस पूरी घटना से गुस्से में थे, उन्होंने परिवार के एक नजदीकी साथी ब्रॉकमन को पकड़ लिया। उन्हें शक था कि ब्रॉकमन को बेंडर परिवार की सच्चाई का पता था। गुस्साए लोगों ने उसे एक लकड़ी की बीम से लटकाया और बार बार फांसी दी, लेकिन हर बार वो यही कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता। आखिरकार जब कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। जांच जारी रही और कुछ हफ्तों बाद एडिसन रोच और उसका दामाद विलियम बक्सटन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बेंडर परिवार की मदद करने और उनके अपराधों को छुपाने का आरोप था। कुल मिलाकर 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर आरोप था कि उन्हें बेंडर परिवार की हत्याओं की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। कुछ पर यह भी शक था कि वो बेंडर परिवार की मदद करते थे, मारे गए यात्रियों के सामान को बेचते थे और लूट का पैसा आपस में बांट लेते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक निगरानी समिति का सदस्य भी था, जिस पर आरोप लगा कि उसने झूठी चिट्ठी तैयार की थी। इस चिट्ठी में लिखा था कि पीड़ित व्यक्ति अपनी पत्नी को सूचना दे रहा था कि वो सुरक्षित इलिनॉइस पहुंच चुका है, जबकि असल में उसकी हत्या बेंडर सराय में ही हो चुकी थी। बेंडर परिवार जिस तरह अचानक भाग गया था, वो इतिहास के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक बन गया। इस घटना ने पूरे कैंसस राज्य को हिलाकर रख दिया। अखबारों ने इसे नाम दिया ब्लडी बेंडर्स। तराई को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए। कुछ हत्याओं के बारे में जांच चाहते थे, कुछ सिर्फ सनसनी का हिस्सा बनना चाहते थे और कुछ यादगार चीजें चुराने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति बेकाबू होने लगी और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी बीच सशस्त्र समूहों ने बदला लेने की योजना बनाई। कैंसस के हर हिस्से में तलाशी ली गई, लेकिन बेंडर परिवार जैसे हवा में गायब हो चुका था। सप्ताहों तक पुलिस, जासूस और स्थानीय स्वयंसेवक उनका कोई सुराग नहीं खोज पाए। अंततः अनुभवी जासूसों ने एक छोड़ी हुई गाड़ी की पहियों के निशान का पीछा किया। इसका पता हेयर शहर के बाहरी इलाके में चला, जो बेंडर सराय से 19 किलोमीटर उत्तर में था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें बेंडर परिवार की छोड़ी हुई गाड़ी मिली। गाड़ी में घोड़े अभी भी बंधे हुए थे, लेकिन वो भूख और प्यास से बेहाल थे, जिसका मतलब था कि बेंडर परिवार उन्हें कुछ दिन पहले ही छोड़ गया था। जांच से यह पुष्टि हुई कि थेयर में बेंडर परिवार ने ट्रेन की टिकटें खरीदी थी। वो लिवेनवर्थ स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंबोल गए, फिर वहां से चानूट पहुंचे। चानूट से जॉन जूनियर और केट ने दक्षिण की ओर एक और ट्रेन ली और आखिरकार वो रेड रिवर काउंटी टेक्सास के पास उतर गए। टेक्सास पहुंचने के बाद बेंडर परिवार ने खुद को छुपाने के लिए एक गुप्त रास्ता अपनाया। वो टेक्सास और न्यू मैक्सिको के बीच स्थित अपराधियों की एक बस्ती में चले गए। इस बस्ती में कानून का कोई दखल नहीं था और ये अपराधियों और भगोड़ों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह मानी जाती थी। यहीं से उनके पीछे की जांच रुक गई। कोई नहीं जानता था कि वो आगे कहाँ गए। कुछ वर्षों बाद एक जासूस ने दावा किया कि उसने बेंडर परिवार का पीछा किया था और पाया कि जॉन जूनियर को स्ट्रोक हुआ और उसकी मौत हो गई।
जॉन बेंडर और मार्ली बेंडर सेंट लुइस मिसौरी की ओर रवाना हो गए, जहां फिर कभी उन्हें किसी ने नहीं देखा। इस पूरे मामले से हैरान होकर विलियम यॉर्क के भाई अलेक्जेंडर यॉर्क ने बेंडर परिवार को पकड़ने के लिए $1000 का इनाम घोषित किया। लेकिन जब 17 मई 1773 को गवर्नर थॉमस ऑसबोर्न ने इस इनाम को $2000 तक बढ़ा दिया तो मामला और बड़ा हो गया। आखिरकार कुल $3000 का इनाम घोषित कर दिया गया, जो उन दिनों में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। लेकिन तब तक बेंडर परिवार की कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिली थी। अब अफवाहें और कहानियां जन्म लेने लगी। कैंसस में कई लोगों ने दावा किया कि बेंडर परिवार पकड़ा गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। जॉन जूनियर और मार्ली को गोली मार दी गई थी, जबकि केथ को जिंदा जला दिया गया था। उनके शव वर्डिग्री नदी में फेंक दिए गए थे। एक ग्रुप का दावा था कि उन्होंने बेंडर परिवार से लड़ाई की और उन्हें मारकर उनके शव कैंसस के किसी खुले मैदान में दफना दिए। लेकिन इनमें से किसी भी कहानी की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। बेंडर परिवार वास्तव में कहाँ गया, क्या वो पकड़े गए या वो कभी दोबारा सामने नहीं आए, यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। बेंडर परिवार के पकड़े जाने की सैकड़ों कहानियां सामने आई, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि वो असल में कभी पकड़े गए थे। अगर किसी को सच में उनका पता चलता तो $3000 के इनाम को जरूर कोई ना कोई दावा करता, लेकिन किसी ने भी ये इनाम लेने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब था कि संभवतः बेंडर परिवार सही सलामत बचकर निकल गया। कई दशकों तक बेंडर परिवार के भागने की कहानी कैंसस की लोक कथाओं का हिस्सा बनी रही। 50 साल बाद भी कुछ लोग अब भी बेंडर परिवार की तलाश में थे। हर बार जब दो महिलाएं एक साथ यात्रा करती दिखती तो लोग उन्हें केट और मार्ली बेंडर समझकर उन पर शक करने लगते। 1884 में एक अफवाह फैली। कहा जाने लगा कि जॉन बेंडर, जिसे जॉन फ्लिंकीजर के नाम से भी जाना जाता था, उसने मिशिगन झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सिर्फ एक और कहानी थी, सच्चाई का कोई सबूत नहीं था। बेंडर परिवार की कहानी पूरे कैंसस में आग की तरह फैल गई। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे बड़े शहरों में भी लोग इस घटना के बारे में चर्चा करने लगे। हर कोई बेंडर सराय के खौफनाक रहस्यों के बारे में जानना चाहता था। 3000 से अधिक लोग उस जगह पर पहुंचे जहां यह हत्या हुई थी। वो हर छोटे सुराग को देखना चाहते थे, हर कोना खुदाई करना चाहते थे, ताकि इस खून खराबे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। 1886 में बेंडर सराय को खजाने की खोज में लगे लोगों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। वो वार से हर संभव चीज उठा ले गए, यहाँ तक कि तहखाने में लगी हुई पत्थर की दीवारें और कुएं के चारों ओर लगे पत्थर भी निकाल लिए गए। लोगों को लगता था कि हो सकता है बेंडर परिवार ने कोई गुप्त खजाना छिपा रखा हो, लेकिन जो कुछ भी वहां से मिला वो सिर्फ मौत और खौफ की निशानियां थी। 1889 31 अक्टूबर की रात एक नई खबर सामने आई। नाइल्स, मिशिगन में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम थे अल्मायरा मुनरो और एलिजा डेविस। कई गवाहों ने दावा किया कि ये दोनों महिलाएं असल में केट और मार्ली बेंडर थी। पर क्या ये सच था या ये सिर्फ एक और अफवाह थी? गिरफ्तारी के बाद एलिजा डेविस ने पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला बयान दिया। उसने एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें लिखा था कि अल्मायरा मुनरो ही असली मार्ली बेंडर थी। अब सवाल था, अगर ये सच था तो क्या इतने सालों बाद बेंडर परिवार की दो सदस्य आखिरकार पकड़ में आ गई थी? इसके बाद दोनों महिलाओं को ओस्वेगो, कैंसस लाया गया, जहां उन पर मुकदमा होना था। फरवरी 1890 में सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन इसे मई तक टाल दिया गया। मुकदमे के दौरान एक और बड़ा विवाद सामने आया। कैंसस के अधिकारियों ने महिलाओं को 3 महीने तक कैद में रखने का खर्च उठाने से मना कर दिया, इसलिए वो दोनों बिना किसी सजा के रिहा कर दी गई। कुछ लोगों का मानना था कि इन दोनों महिलाओं को गलत पहचान के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि कुछ गवाहों ने उन्हें पहचाना। अन्य लोग कह रहे थे कि वो असली बेंडर नहीं थी। अंततः विरोधाभासी बयानों की वजह से मामला बंद कर दिया गया और फिर ये पूरा प्रकरण मिशिगन की अदालत के रिकॉर्ड से ही गायब हो गया, जिसे ये कभी हुआ ही नहीं था। इस बीच बेंडर परिवार की कहानी एक भूतिया की उदंती बन गई। लोगों ने दावा किया कि बेंडर सराय के खंडहरों से अजीबोगरीब रोशनी निकलती थी। कई लोगों ने सुनसान खेतों में फुसफुसाहट और कराने की आवाज सुनी। धीरे धीरे ये जगह भूतिया जगह के रूप में मशहूर हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि केट बेंडर की आत्मा अब भी वही भटक रही थी, वही केट जो लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर मौत के जाल में खींच लेती थी। अब उसे गला काटने वाली चुड़ैल कहा जाने लगा। उसका नाम भय का प्रतीक बन गया और कोई भी रात के समय
उस सड़क से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था।